भाग 5 संघ सरकार अनुच्छेद 52 से 151 तक अपने पढ़ेंगे। भाग 5 पढ़ना है और भाग 5 में अनुच्छेद 52 से स्टार्ट करेंगे अपने। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की बात की गई। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है भाग 5 में राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से पहले अपने नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़े थे और अब भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 जो है अपने इनको पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 51 तक अपने पढ़ चुके थे। अनुच्छेद 52 जो है वो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 समस्त कार्यपालिका शक्तियां, समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होंगी। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसकी? संघ की। संघ मतलब केंद्र। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और राष्ट्रपति ये जो कार्यपालिका शक्तियां हैं इनका प्रयोग अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर करेगा। अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर करेगा। संघ का मतलब केंद्र का समस्त कार्यपालिका, सारी कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास होगी और राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों यानी राष्ट्रपति के जो अधीन है उनके साथ मिलकर करेगा। तो सबसे पहली बात, कार्यपालिका शक्तियां होती कौन सी है? तो कार्यपालिका शक्तियां वो होती है जो कानून लागू करने संबंधी शक्तियां होती है। व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां या विधायी शक्तियां जिनको बोलते हैं कानून निर्माण संबंधी शक्तियां। कानून निर्माण का जो काम होता है वो होता है व्यवस्थापिका का और कानूनों को लागू करने का काम होता है वो होता है कार्यपालिका का। और कार्यपालिका में आती है राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मंत्री परिषद हो, केंद्र सरकार की बात है। और राज्यों की यदि बात करें तो अपने राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, मंत्री परिषद होगी, ये अपनी आ गई कार्यपालिका। और विधानसभा विधायिका या व्यवस्थापिका की बात करें तो केंद्र में संसद होगी, राज्यों के अंदर विधानमंडल हो गया। कानून बनाने का जो काम करता है वो होती है व्यवस्थापिका और कानूनों को लागू करने का जो काम करता है वो होती है कार्यपालिका। तो कानूनों को लागू करने संबंधी सारी शक्तियां केंद्र सरकार की किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास होगी। और वो जो कानून लागू करने संबंधी सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी, उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों यानी राष्ट्रपति के जो अधीन होंगे उनके साथ मिलकर करेगा। तो राष्ट्रपति के अधीन कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है। तो अनुच्छेद 53 कहता है कि केंद्र सरकार में कानूनों को लागू करने की जो शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है और राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के साथ मिलकर करेगा। ये बात कहता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 54 जो है, अनुच्छेद 54 बात करता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसका मतलब क्या है? निर्वाचक मंडल का मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे, निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे? तो कौन लोग भाग लेते हैं? संसद के सदस्य, विधानमंडल के ये जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। ध्यान रखना है, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते।
मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। जबकि राष्ट्रपति को जो हटाने की बात आएगी, आगे पढ़ेंगे अपने राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, वहां पे क्या होगा, जो मनोनीत सदस्य है वो भी भाग लेंगे, परंतु वहां पर जो विधानसभा के सदस्य होंगे राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में वो भाग नहीं लेंगे। वहां पर केवल संसद के सदस्य भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब ध्यान रखना है यहां पे एक चीज और, विधानसभा की बात करते हैं तो कई बार अपने यूनियन टेरिटरी जो है, केंद्र शासित प्रदेश, उनको भूल जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश भी भारत में ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी है जहां पर विधानसभाएं है। दिल्ली भी है, पुडुचेरी है, वो केंद्र शासित प्रदेश जहां पे विधानसभाएं है। उन सदस्यों के, वहां के भी उन केंद्र शासित प्रदेशों जहां पे विधानसभाएं है, वो विधानसभा भी इसके चुनाव में भाग लेगी, राष्ट्रपति के चुनाव में। तो 70वां संविधान संशोधन 1992 जो था, उसके द्वारा ये व्यवस्था जोड़ी गई कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो विधानसभाएं केवल राज्यों की विधानसभाओं से ध्यान अपने नहीं रखना है, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं थी है और वो विधानसभाएं जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो निर्वाचक मंडल का मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे, तो कौन कौन लेंगे भाग, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। विधानसभाएं चाहे वो राज्यों के अंदर हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेशों में हो, सभी विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। महाभियोग, उनको हटाने की प्रक्रिया जो होगी उसमें वो भाग नहीं लेंगे। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, उनको हटाने की जब प्रक्रिया होगी वहां पे मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। अब निर्वाचक मंडल की बात करें तो जब 1952 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, उस समय प्रस्तावक और अनुमोदक, प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या थी एक। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए एक प्रस्तावक की आवश्यकता थी और एक अनुमोदक की आवश्यकता थी। वर्तमान में प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या है 50-50। 50 प्रस्तावक होने चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए और 50 होने चाहिए अनुमोदक। प्रस्तावक अनुमोदक होता क्या है, तो 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसका प्रस्ताव लाने के लिए। मान लीजिए मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो संसद के 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो मेरा प्रस्ताव लेके आए कि हाँ ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। 50 सदस्य प्रस्ताव लेके आने वाले और 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो उसका समर्थन करें। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 1952 के समय में एक एक प्रस्तावक था, उसके बाद में प्रस्तावकों की संख्या 93 में 10 कर दी गई और बाद में इनकी संख्या बढ़ा के वर्तमान की जो संख्या है वो 50-50 है। तो वर्तमान में प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या है 50-50। जमानत राशि जो है, जमानत राशि होती है 15,000 रुपए। जमानत राशि 15,000 रुपए है और जो जमानत राशि है वो 15,000 रुपए कुल जो वैध मत होते हैं, टोटल वैध मत जो है उनका 1/6 मत यदि किसी को प्राप्त नहीं होते हैं तो वो जमानत राशि जो है वो जब्त कर ली जाती है। 15,000 रुपए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि होती है और वो जमानत राशि 15,000 रुपए टोटल जितने जायज वैध सही वोट है उनका 1/6 भाग यदि किसी उम्मीदवार को प्राप्त नहीं हुए हैं, नहीं मिले उसको 1/6 भाग वोट, तो उसकी जमानत राशि वो जब्त कर ली जाएगी, अर्थात वो 15,000 रुपए उसको वापिस बाद में नहीं मिलेंगे। तो जमानत राशि राष्ट्रपति की कितनी होती है 15,000 रुपए। प्रस्तावक अनुमोदकों की संख्या 50-50। राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग भाग लेंगे, तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे।
विधानसभाएं जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है वहां की विधानसभाएं जो है उनके सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के लिए 70वां संविधान संशोधन किया गया और 1992 में ये व्यवस्था जोड़ी कि ये दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो ये तो बात थी अनुच्छेद 54 तक। इसके बाद में अगले आर्टिकल है अपना अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 54 में हमने निर्वाचक मंडल पढ़ा, 53 में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी उसकी बात की, और अनुच्छेद 52 जो है वो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब अपना आर्टिकल है 55। अनुच्छेद 55 जो है वो बात करता है निर्वाचन रीति, राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति। अर्थात सामान्य भाषा में यदि देखें तो राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति का मतलब है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा होता है। तो भारत में सामान्यतः जो भी चुनाव होते हैं वो एक विधि है अग्रेता ही विजेता, अग्रेता ही विजेता, अग्रता ही विजेता कह दे या अग्रेता ही विजेता कह दे। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विधि के द्वारा भारत में अधिकांश चुनाव होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जो है इस विधि के द्वारा नहीं होता। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जबकि भारत में जो चुनाव होते हैं अधिकांश वो अग्रेता ही विजेता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इस विधि के द्वारा होते हैं। अग्रेता ही विजेता विधि क्या होती है? अग्रेता ही विजेता विधि का मतलब है कि अपने दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और दो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें जो सबसे आगे है वो विजेता माना जाता है। आगे का मतलब मान लीजिए टोटल अपने 1500 वोट है किसी चुनाव के अंदर और एक को 1000 वोट आगे, एक को 500 वोट आगे, तो 1000 वोट वाला अपने विजेता माना जाता है। ऐसा ही होता है सारे चुनाव में, जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट आगे वो उम्मीदवार क्या माना जाता है? विजेता माना जाता है। तो सीधे लगभग भारत में अधिकांश चुनाव में ऐसा ही होता है कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट आगे वो उम्मीदवार क्या माना जाएगा? विजेता माना जाएगा। तो वो विधि तो होती है अग्रेता ही विजेता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहते हैं उसको। ये विधि है राष्ट्रपति के चुनाव वाली, इसको थोड़ी समझने की अपनी जरूरत है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली क्या है? तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली की यदि अपने बात करें एकल संक्रमणीय, सीधा सा भी पूछ सकते हैं निम्न में से किस विधि के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो अपनी विधि का नाम पता होना चाहिए, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये प्रणाली होती कैसी है? तो सबसे पहली बात कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली जो है, इस प्रणाली के अंदर वरीयता क्रम के अनुसार मतदान किया जाता है। वरीयता क्रम के अनुसार मतदान किया जाता है। वरीयता क्रम का मतलब अपने साधारण समझे सीधी सी बात में, जब अपने चुनाव के अंदर वोट देने जाते हैं तो उस समय वोटिंग के समय अपने जो जिस उम्मीदवार को वोट देने, अपने जो भी उचित उम्मीदवार लगे जिसको अपने वोट देते हैं, एक ही उम्मीदवार को देते हैं। लेकिन इस प्रणाली के अंदर जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, मान लीजिए 4 ये बंदे चुनाव लड़ रहे हैं, ABCD 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो जब राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट करते हैं वो एक को वोट नहीं देंगे,
वो चारों उम्मीदवारों को वोट देंगे। किस हिसाब से देंगे? वरीयता क्रम के अनुसार देंगे। जिसको वो ये इन चारों उम्मीदवारों में से जो भी उम्मीदवार उनको ठीक लगा, सबसे अच्छा लगा, जैसे मान लीजिए बी है तो बी को उन्होंने वोट करना है तो उसको उन्होंने प्रथम वरीयता दी। उसके बाद में उनको ये ठीक लगा द्वितीय वरीयता, इसको तृतीय वरीयता, इसको चतुर्थ वरीयता, अपनी पसंद के अनुसार उनको वरीयता क्रम देना। इस वरीयता क्रम के अनुसार मतदान किया जाता है। अर्थात जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं उन सब उम्मीदवारों को मतदान किया जाता है। जितने लोग चुनाव लड़ते हैं सारों को वोट दिया जाता है। एक बात यहां पे यह भी ध्यान रखनी है, जो वोट देने जाएगा वो वोट एक ही बार देगा, वोट देने एक बार ही जाएगा, लेकिन जब जाएगा देगा वो वोट तो वो सारे उम्मीदवार सारों को देगा। उसमें वरीयता क्रम के अनुसार से उनको प्रथम वरीयता, दूसरी पसंद उसकी, तीसरी, चौथी, इस हिसाब से जो है वो उनको वरीयता क्रम के अनुसार मतदान करेगा। दूसरी बात, प्रत्येक विधायक व सांसद का मत मूल्य होता है। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें प्रत्येक विधायक और प्रत्येक सांसद का मत मूल्य निर्धारित होता है, मत मूल्य होता है और उसके वोट की वैल्यू होती है। मत मूल्य निर्धारित होता है, वो काउंट किए जाते हैं। जैसे मत मूल्य कैसे निकाला जाता है उसकी भी अपने बात करेंगे। देखिए एक बार, जैसे अपने राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य है 129 और भारत के प्रत्येक सांसद का मत मूल्य है 708। भारत के प्रत्येक सांसद, जैसे अपने सांसद है श्री निहाल चंद जी, तो निहाल चंद जी के एक वोट की वैल्यू है 708। और अपने जैसे विधायक हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है, तो उन विधायकों का, जैसे अपने श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अपने गुरमीत सिंह जी कुन्नर, तो उनके एक वोट की वैल्यू कितनी है? 129 है। राजस्थान में प्रत्येक विधायक के वोट की वैल्यू 129 है। राज्यों के अलग अलग राज्यों के विधायकों के वोट की वैल्यू अलग अलग होगी, जबकि सांसद जो भारत के हैं प्रत्येक सांसद के वोट की वैल्यू 708 ही है। राज्यों की जो है वो अलग अलग है, भारत के प्रत्येक सांसदों के वोट की वैल्यू 708 ही है। राजस्थान के एक विधायक के वोट की वैल्यू है 129। तो समझ आई, 129 है, यानी इनके एक वोट की कीमत कितनी है? 129 है। यानी गुरमीत सिंह जी कुन्नर जब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे तो वो 129 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके एक वोट की कीमत 129 लोगों के वोट के बराबर है। ये होता है मत मूल्य, ठीक है। तो प्रत्येक विधायक व सांसद का मत मूल्य होता है। इसी प्रकार सांसदों की बात है, एक विधायक ज्ञानचंद जी जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे तो उनके एक वोट की वैल्यू है 708, यानी वो 708 के वोटों के बराबर उनका एक वोट है। ये मत मूल्य होता है। तो प्रत्येक विधायक व सांसद का इस चुनाव प्रणाली में मत मूल्य होता है। इसीलिए अपने देखा है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, चुनाव का परिणाम आता है, तो चुनाव का परिणाम आने के बाद में ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पिछली बार जैसे चुनाव हुआ अपने रामनाथ कोविंद जी का, और रामनाथ कोविंद जी के सामने जो भारत की महिला लोकसभा अध्यक्ष थी पिछली बार में मीरा कुमार, तो मीरा कुमार ने उनके सामने चुनाव लड़ा था और मीरा कुमार लगभग 1,50,000 1.5 लाख वोटों से वो चुनाव हार गई थी। अब 1.5 लाख तो सारे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट ही नहीं होते और वो चुनाव 1.5 लाख वोटों से हार गई थी। तो वो कैसे हुआ था? वो इस कारण हुआ था क्योंकि एक वोट की कीमत यहाँ पे कितनी हो रही है? विधायक राजस्थान वाले की 129 है। अब यूपी का एक विधायक होगा, उसके एक वोट की वैल्यू कितनी है? 408 है। सिक्किम का एक विधायक होगा, उसके एक वोट की वैल्यू 7 ही है। तो वो जनसंख्या के हिसाब से, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है वहां के विधायकों का मत मूल्य उतना ही ज्यादा है, ठीक है। तो एक विधायक का मत मूल्य, विधायक व सांसदों का मत मूल्य होता है। तीसरी बात, निश्चित कोटा।
जब तक किसी भी उम्मीदवार को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता तब तक वो विजेता नहीं माना जाएगा। निश्चित कोटा का मतलब, जैसे अपने पहले बात की अग्रता विजेता विधि की, कि अग्रता विजेता विधि के अंदर जिस भी उम्मीदवार को ज्यादा वोट आ जाते हैं वो जीता हुआ माना जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में यह होता है कि जब तक किसी भी उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता तब तक वो विजेता नहीं माना जाएगा। निश्चित कोटा कितना होता है? निश्चित कोटा होता है आधे से एक अधिक। टोटल मान लीजिए 2500 वोट है, 1251 मत जब तक किसी भी उम्मीदवार को प्राप्त नहीं होंगे तब तक कोई भी उम्मीदवार विजेता घोषित नहीं होगा। टोटल 1251 वोट है, 2500 वोट है, 1251 हो गया इसका निश्चित कोटा। निश्चित कोटे का मतलब है आधे से एक अधिक, तो 2500 का आधा हो गया 1250 और 1250 आधे से एक अधिक 1251। तो जब तक किसी भी उम्मीदवार को 1251 मत प्राप्त नहीं होंगे वो विजेता नहीं माना जाएगा। 1251 वोट जिसको आएंगे वो विजेता माना जाता है। अब यहां पे क्या होता है, जब तक न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता तब तक वो विजेता नहीं माना जाता। मान लीजिए, और एक बार भारत में ऐसा हुआ भी है कि पहली बार के अंदर जब काउंटिंग की गई तो न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ। जब भारत में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है 1969 के अंदर, राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो जाती है तो वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है और वो बाद में त्याग पत्र देते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और उनके सामने राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं नीलम संजीव रेड्डी। तो उस समय पहली बार में प्रथम वरीयता जब काउंट हुई तो उस समय उनको न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ था। फिर दूसरे चक्र की गणना, द्वितीय वरीयता वाली गणना की गई थी, उसके बाद में वो विजेता घोषित हुए थे, न्यूनतम कोटा उनको प्राप्त हुआ था। तो वो द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता क्या होती है उसकी अपने बात करते हैं अभी। जैसे टोटल 2500 वोट है, मान लीजिए ABCD ये 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं ABCD, 2500 वोट है टोटल। एक को 1000 वोट आ गए, एक को मान लीजिए 800 वोट आ गए, उसके बाद में एक को आगे 500 वोट, एक कितने पीछे 200 वोट बच गए, एक को आगे 200 हो गए अपने 2500 पूरे। हाँ जी, तो अब देखिए किसी भी उम्मीदवार को 1251 मत प्राप्त नहीं हुए। ए को 1000 वोट मिले, बी को 800 मिले, सी को 500 मिले, डी को 200 मिले। किसी भी उम्मीदवार को 1251 मत प्राप्त नहीं हुए। अपने बात क्या की थी, सबसे पहले एकल संक्रमणीय प्रणाली में वरीयता क्रम के अनुसार मतदान किया जाता है, यानी जो वोट देने जो लोग आते हैं वो सब के सब क्या करेंगे, सारे उम्मीदवारों को वोट देंगे। ये कौन सी है, ये है प्रथम वरीयता, यानी 1000 लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रथम वरीयता पर ए को वोट दिया, 800 लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रथम वरीयता बी पे रखी, 500 ऐसे थे जिन्होंने प्रथम वरीयता सी पे रखी और 200 ऐसे थे जिन्होंने प्रथम वरीयता डी को रखी। अब यदि न्यूनतम कोटा प्राप्त पहली वरीयता में नहीं होता तो उसके बाद में द्वितीय वरीयता की गणना की जाएगी। द्वितीय वरीयता की जब गणना की जाती है तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट आते हैं वो उम्मीदवार चुनाव से बाहर हो जाता है। अब जैसे यहां पे सबसे कम किसको है, डी को सबसे कम वोट मिले, 200 वोट मिले, डी को सबसे कम वोट मिले 200, डी चुनाव से बाहर हो जाए। अब ये जो 200 लोग थे जिन्होंने प्रथम वरीयता दी डी को, अब इन 200 लोगों की द्वितीय वरीयता चेक की जाएगी, इन्होंने द्वितीय वरीयता पे किस उम्मीदवार को कितने कितने वोट दिए। ठीक है, अब मान लीजिए 100 वोट तो ऐसे थे, इन 200 में से 100 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने द्वितीय वरीयता पे ए को रखा था, 50 ऐसे थे जिन्होंने बी को रखा और 50 ऐसे थे जिन्होंने सी को रखा।
कितने हो गए? 1100, 850, 550। न्यूनतम कोटा अपना अभी तक भी प्राप्त नहीं हुआ, 1251 प्राप्त नहीं हुआ। यदि यहां पे 1251 प्राप्त हो जाता तो ठीक था, द्वितीय वरीयता के आधार पे जीत जाते। वीवी गिरी जो अपने बात की थी पहले, वीवी गिरी इस हिसाब से जीते थे। तो वीवी गिरी द्वितीय वरीयता की जब गणना, पहली बार में उनको न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ था, दूसरी बार की जब गणना हुई उनको न्यूनतम कोटा प्राप्त हो गया था, वो विजेता घोषित कर दिए गए थे। अब यहां पे भी क्या हुआ? 1251 न्यूनतम कोटा हमें प्राप्त नहीं हुआ। तब क्या होगा? वो पहले वाली प्रक्रिया, जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले हैं वो उम्मीदवार चुनाव से बाहर हो जाएगा। अब ये 550 लोग थे, इन 550 की तृतीय वरीयता जीनी जाएगी कि इन्होंने तृतीय वरीयता पे किस उम्मीदवार को कितने कितने वोट दिए हैं। अब इनमें से मान लीजिए अपने 50 लोग तो ऐसे थे जिन्होंने ए को तृतीय वरीयता दी, और 500 लोग ऐसे थे जिन्होंने बी को तृतीय वरीयता दी। अब जब काउंट किया जाए 1150 हो गए, ये 1350 न्यूनतम कोटा प्राप्त हो गया 1251 का। विजेता कौन होगा? बी। इसने न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लिया। हालांकि पहले ए आगे चल रहा था, लेकिन अंत में जब न्यूनतम कोटा जिसने प्राप्त किया, पहले वाला कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पे जिसने न्यूनतम कोटा प्राप्त किया वो विजेता घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पे बी ने न्यूनतम कोटा प्राप्त किया, ये विजेता घोषित जो है वो किया जाएगा। तो निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता तब तक जब तक किसी भी उम्मीदवार को विजेता घोषित नहीं किया जाता। तो इस हिसाब से ये न्यूनतम कोटा अपना निकाला जाता है, इस हिसाब से राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो मतदान किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति थी अपने। इसके बाद में अगला आर्टिकल अपना है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 अनुच्छेद 56 अनुच्छेद 56 कहता है कार्यकाल व महाभियोग के द्वारा हटाना। कार्यकाल व महाभियोग द्वारा हटाना। कार्यकाल व महाभियोग द्वारा हटाना। यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक शब्द लिखा हुआ है यहां पे, महाभियोग द्वारा हटाना। अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है महाभियोग द्वारा हटाना। यहां पे महाभियोग प्रक्रिया नहीं लिखी हुई है, केवल इतना लिखा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया नहीं दी गई। आपसे प्रश्न पूछे कि महाभियोग प्रक्रिया का किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो अपना आंसर होगा अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, इसका उल्लेख कहां पे है, तो वो अपना आंसर है अनुच्छेद 56। दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान रखना है इस बात का। अनुच्छेद 56 कहता है कार्यकाल, कि कार्यकाल राष्ट्रपति का जो है वो कितना है, 5 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी उसको क्या है, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर भारत के महाभियोग प्रक्रिया जो है वो नहीं लगी है, महाभियोग अब तक जो है वो नहीं लगा। तो अनुच्छेद 56 कार्यकाल की बात करता है कि 5 वर्ष का कार्यकाल है और महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। इसके बाद अपना आर्टिकल है 57। अनुच्छेद 57 जो है वो पुनर्निर्वाचन की बात करता है। पुनर्निर्वाचन की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कितनी भी बार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो लड़ सकता है। उसका कोई अपने जैसे अमेरिका में होता है 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, वैसे भारत में कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई भी उम्मीदवार कितनी भी बार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। हालांकि आज तक एक ही राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सबसे लंबे समय तक 2 योजनाओं में वो रहे राष्ट्रपति। तो कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 57 के अंदर जो है वो किया गया। इसके बाद में अनुच्छेद 58 वो अपने अगली क्लास में उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।